जी। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? पहले तो ये बताएंगे सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, सभी लोग शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग क्लास में आ जाइए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। जी। जो भी साथी आ गए हैं वो प्लीज बताएं कि कौन कौन आ चुके हैं। ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं ना भैया। जी। वेरी गुड इवनिंग। लब सोम जी हैं, नमस्ते, बहुत बहुत शुभाशीष लब सोम जी आपको। राज चौहान है, राज चौहान आपको भी बहुत बहुत शुभाशीष, नमस्ते भैया। हरिओम तोमर जी हैं, हरिओम जी आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, शुभाशीष आपको। आरती कटियार हैं, वेरी गुड इवनिंग। मोहन सिंह जी हैं, मोहन सिंह जी जय श्री राम, आ जाइएगा। प्रिया जी हैं, प्रिया आपको बहुत बहुत शुभाशीष, नमस्ते प्रिया जी। प्रदीप शर्मा जी हैं, हिमांशु खटीक हैं, समीक्षा कन्नौजिया जी हैं, और अभय हैं, रजत हैं, आशीष यादव हैं, पल्लवी पांडे जी हैं। जी, बहुत बहुत नमस्ते सभी को। अच्छा, 25 तारीख वाली पीडीएफ अभी अपलोड नहीं हुई, ठीक है, मैं एक बार बात कर लूंगा। ठीक है, और अमन है, ठीक है, अमन जी आपको बहुत बहुत लव यू टू। मजहब है, मजहब जी कैसे हैं? बड़ा प्यारा नाम है। सिद्धार्थ सिंह, सचिन, आशीष, और लवकुश हैं, सूरज जी हैं, साक्षी सिंह हैं, रोहित साहनी जी हैं, हर हर महादेव रोहित साहनी जी, और रजत हैं, बहुत बहुत शुभाशीष भैया। अंकित शुक्ला जी हैं। हाँ, क्लासेस का जो क्रम है वो मैंने बोल दिया है उनको, भैया को, कि क्या दिक्कत है। आज मैं उनके साथ बैठूंगा, एक्चुअली वो रात को क्लास शेड्यूल करते हैं, तो रात को मैं साथ में बैठ के एक बार सारी क्लासेस को, ठीक है, अपने साथ बैठ के उनसे करवाऊंगा, ये है ना, ये आज मैंने सोच लिया है। 8 क्लासेस ऐसी हैं जिनकी हाथ की पीडीएफ अपलोड नहीं है, ठीक है, वो बच्ची हाथ से पीडीएफ बना रही है उसको, ठीक है, और वो हो जाएंगी अपलोड, ठीक है। ओके, चलिए, आओ, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने सेशन को बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है भैया, ठीक है, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में, ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। आज हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करेंगे। संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं भैया जी किस नाम से? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। कंजर्वेशन एक्ट, यहां पर कंजर्वेशन नहीं आ पाएगा भैया, यहां पर कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। ये एक्ट 1972 में लाया गया था। कब लाया गया था भैया जी? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में लाया गया था। क्या 1972 से पहले? जी, हाँ, एक सवाल है, ठीक है, उमेश कुमार जी का, और वो ये है, और और भी लोगों का होगा कि 2022 तक ही सर आपने, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंटल समिट हुए हैं, जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल वगैरह हुए हैं, 2022 तक के आपने कराए हैं, फिर 23, 24, 25, मतलब जो अभी हुआ है, ठीक है, वो नहीं कराए। उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ आपका क्या है, कि 22 तक के जो हैं वो आपको ट्रेडिशनल याद करने हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं आपको, ठीक है, सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया से देखनी है, और हर एक क्रम में है, ठीक है, उस पूरे क्रम के साथ उसको चलना है। इसके बाद के जो बचे हुए हैं, और अभी फिलहाल, ठीक है, इस बजट में, ये जो अभी बजट आपका आया है, इसको थोड़ा सा इसका विस्तार होने दो। मैंने हालांकि बजट पढ़ाया भी है, ठीक है, तो इस बजट में भी वाइल्ड लाइफ के लिए जितना भी रुपया पैसा आवंटित किया गया है, जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ स्कीम है, उन सबको मैं करंट सिनेरियो दे के पढ़ाऊंगा एक साथ, क्योंकि इस बार के बजट में उनका जो संबंध है, ठीक है, वो पिछले 2-3 बार के कॉप से है, तो वो पिछले 2-3 बार के कॉप के साथ में मर्ज करता हुआ उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ बताऊंगा, इसलिए वो मैंने अभी
ठीक है ना, खुद जान मान के ही मैंने छोड़ा हुआ है कि इस बार का बजट आ जाने दो, बस उसी का मैं वेट कर रहा था। तो किसी दिन आपकी स्पेशल क्लास लेके वो मैं कर लूंगा, है ना। तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी, मुझे सब पता है, आप बिल्कुल परेशान मत हुआ कीजिए। पिछले वाले टाइम से करवाओ भैया, अभी हमारे यहाँ स्टूडियो नहीं है खाली, तो इसलिए वो पिछला वाला जो टाइम है वो हो नहीं पा रहा। तो ये रीजन है पिछले वाले टाइम में। देखिए जैसे ही मैं घर पे जाऊंगा तो वो पिछले वाले टाइम से फिर आपका हो जाएगा। 11 बजे सारे स्टूडियो फुल होते हैं, दुनिया भर के स्टूडियो हैं और सेगमेंट भी बहुत सारे हैं। हाँ, अब हम सवाल, ठीक है, ये है हमारा मेरे प्यारे बच्चे, हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि क्या वाइल्ड लाइफ 1972 से पहले, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड में, या फिर ब्रिटिश पीरियड, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड से ही एक्ट बनने स्टार्ट हो गए थे, तो मतलब इससे पहले क्या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया गया सरकारों के द्वारा? क्या पहला प्रयास 1972 में ही हुआ था? आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रयास मेरे प्यारे बच्चे बहुत पहले से आ रहे हैं। इसी क्रम में, ठीक है, अभी तक जितने भी एक्ट आए 1972 से पहले वाले, सबसे पहले आप उनको समझ लो। 1972 से पहले के जितने भी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट हैं या वाइल्ड लाइफ एक्ट हैं, या फिर, ठीक है, ऐसे एक्ट जो पशु पक्षियों की सुरक्षा से संबंधित हैं, जो भी सुधार हैं, उन सुधारों को हम देख लेंगे डेट वाइज, और उनकी मुख्य थीम क्या थी, उस मुख्य थीम को भी पकड़ते हुए हम यहां पर चलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि क्लास के क्लास में एक एक को बहुत अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया, वो प्रयास किया गया सन 1800, ठीक है ना, 87 में, 1887 में सबसे पहला प्रयास 1887 में किया गया था। ये प्रयास ये था मेरे प्यारे बच्चे कि प्रजनन काल में जो पक्षी होते हैं, मतलब जो पक्षी प्रजनन काल में होते हैं, जिस दौरान वो प्रजनन करते हैं, तो केवल उसी काल में उन पक्षियों के शिकार को रोका जा सके। ठीक है, तो प्रजनन काल में पक्षियों के शिकार को रोका जा सके। 1887 में एक एक्ट आया, 1887 में एक एक्ट आया। ठीक है, बस आपको सबसे पहली बात, 1887 में साहब एक एक्ट आया जिसमें यह था कि प्रजनन काल में पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई गई थी। प्रजनन काल में, ठीक है, जब उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड चलता है उस समय, जब उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड चलता है, तो उस समय प्रजनन काल में पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई गई, शिकार पर, उनकी हंटिंग पर, शिकार पर रोक लगाई गई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये जो रोक थी, ये टेम्पोरेरी थी, आंशिक रूप से थी, टेम्पोरेरी थी। और आपको भी पता है कि 1887 में ये लाया गया, ये 1887 में लाया गया, तो ब्रिटिश पीरियड में लाया गया था। तो अंग्रेजों ने अपने इस ब्रिटिश पीरियड में, एक सेकंड, अरे कहाँ रखा है भाई जी, ठीक है, तो अब एक बात ध्यान रखना, तो ये 1887 में लाया गया, प्रजनन काल में पक्षियों के शिकार पर रोक लगाने के लिए लाया गया था, लेकिन ये जो रोक थी टेम्पोरेरी थी। अच्छा, ये अंग्रेजों के समय में लाया गया, तो अंग्रेजों के समय से ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए प्रयास होते रहे हैं। सबसे पहला प्रयास यही हुआ था। अगर आप कहें कि ओवरऑल आधुनिक भारत में अगर कोई पहला प्रयास हुआ है तो दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसा कोई पहला प्रयास किया था। ठीक है, अच्छा, अब ये किसके तहत लाया गया था? ठीक है, ये मतलब 1887 में प्रजनन काल में पक्षियों के शिकार पर रोक लगाने की जो बात कही गई, ये एक्ट कौन सा था? तो इस एक्ट का नाम था वाइल्ड वर्ड प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड वर्ड प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड वर्ड प्रोटेक्शन एक्ट, ये ध्यान रखना। 1887 में वाइल्ड वर्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वाइल्ड वर्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1887 में प्रजनन काल में पक्षियों के शिकार पर टेम्पोरेरी रोक लगाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ये बात आई समझ में? अब हम दूसरे एक्ट के बारे में यहां पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक पेज पे हम दो एक्ट लेकर चलेंगे, तो दूसरा एक्ट भी हमारा महत्वपूर्ण है।
ठीक है, अब दूसरे एक्ट की आपको डेट याद रखनी है, वो एक्ट कौन सा है वो बाद में, और उसके प्रावधान क्या थे पहले। तो भैया ये जो दूसरा वाला एक्ट है ये लाया गया है आपका 1912 में, 1992 में, 1992, 1900 सॉरी 1912 में लाया गया। ये भी बड़ा स्वाभाविक है कि ब्रिटिश पीरियड में लाया गया। ठीक है, 1912 अंग्रेजों का शासनकाल था हमारे यहाँ पर, तो 1912 में लाया गया, ब्रिटिश पीरियड में लाया गया। इसमें यह था कि इस एक्ट में इसी कानून का विस्तार किया गया, और इसी कानून का विस्तार करके उनको एनिमल्स पर भी लागू कर दिया गया। मतलब प्रजनन काल में हमें अब पक्षियों के साथ साथ जो जानवर हैं, हमें उनके भी शिकार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई कि रिप्रोडक्टिव पीरियड में हम पक्षियों के साथ साथ, पक्षियों पर तो पहले से ही प्रतिबंध लगा है कि हम पक्षियों का शिकार नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर अब पक्षियों के साथ साथ जो पशु हैं, जो जानवर हैं, उनके शिकार को भी प्रतिबंधित किया गया था। प्रजनन काल में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पीरियड में प्रजनन काल में अब जानवरों के जानवरों के शिकार पर भी जानवरों के शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, मतलब अब हम प्रजनन काल में जानवरों का भी बच्चे शिकार नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पक्षियों के शिकार को, ठीक है, अनुमति दे दी कि नहीं, मतलब पक्षियों के साथ साथ, ब्रैकेट में लिखना है कि पक्षियों के साथ साथ, पक्षियों के साथ साथ, पक्षियों का शिकार तो करना ही नहीं रिप्रोडक्टिव पीरियड में। पक्षियों के साथ साथ हमें जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब जो पशु हैं, जो जानवर हैं, उनका भी हमें शिकार नहीं करना। 1912 में लाया गया था। इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा वाइल्ड वर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड वर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब स्वाभाविक सी बात है, इसमें एक एनिमल शब्द जुड़ गया, प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें एक एनिमल शब्द जुड़ गया। मतलब अब हम प्रजनन काल में पशुओं का भी शिकार नहीं करेंगे। पहले तो भाई पक्षियों का शिकार नहीं करेंगे, और अब हम पशुओं का भी शिकार नहीं करेंगे। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अब पशुओं का शिकार भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर एक 1935 में लाया गया, आगे हम बात करेंगे बच्चे। उसके बाद फिर एक 1935 में लाया गया 35 में। अब ये 1935 में लाया गया था, ये एक्सटेंशन था, ये संशोधन था, मतलब उसका विस्तार था, आप विस्तार कह सकते हैं, एक्सटेंशन था किसका? उसी का, वाइल्ड वर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट का, प्रोटेक्शन एक्ट का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे गुड्डा, ये बात समझ में आई आप सभी को कि वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट का ये एक्सटेंशन था 1935 वाला। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें अधिक से अधिक प्रजातियों का हमने लिस्टेड किया। ठीक है कि ये प्रजाति, और इन इन प्रजातियों के प्रजनन काल में हम उनका शिकार नहीं कर सकते, तो अधिक से अधिक प्रजातियों को इसके संरक्षण के दायरे में लाया गया था। इसमें आप लिखेंगे, इसमें क्या किया गया कि हमने अधिक से अधिक प्रजातियों को, अधिक से अधिक प्रजातियों को, प्रजाति मीन्स स्पीसीज, अधिक से अधिक प्रजातियों को इसके संरक्षण में लाया गया। इसके संरक्षण में लाया गया, संरक्षण में लाया गया।
ठीक है, बाकायदा हमने एक लिस्ट बना दी और एक लिस्ट के माध्यम से कि भाई ये प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों के उनके प्रजनन काल के दौरान किसी भी प्रकार का उनका शिकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद आगे हम आएंगे। इसके बाद फिर एक क्रम बता रहा हूं मैं मेरे प्यारे बच्चे, बस उस क्रम को याद रखना। इसके बाद फिर 1972 आ गया। 1972 ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद है। ठीक है, बड़ा स्वाभाविक है। और ये एक ऐसा एक्ट है मेरे प्यारे बच्चे, आप कह सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश का फर्स्ट एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव, व्यापक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सिक्योरिटी एक्ट था ये। बात समझिए, 1972। तो 1972 है ही सीधा सीधा। 1972 की थीम क्या है, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं आज क्लास में। तो 1972 है हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। हालांकि इसमें कंजर्वेशन जो है ना, ये कंजर्वेशन ब्रैकेट में है, केवल इसको वाइल्ड लाइफ एक्ट कहेंगे। 1972 वन्य जीव अधिनियम। ठीक है, अब क्योंकि वन्य जीवों के, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए लाए हैं, तो इसलिए इसमें कंजर्वेशन जो होता है वो साइलेंट रहता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इसमें कंजर्वेशन क्या रहेगा, हमेशा साइलेंट रहेगा कंजर्वेशन। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 है। अब ये है क्या मेरे प्यारे बच्चे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, ये देश का पहला व्यापक वन्य जीव सुरक्षा कानून है। इसी के बारे में हम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। बस देश का पहला व्यापक, व्यापक मतलब एक्सटेंसिव एंड एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इकलौता भी है ना, देश का पहला व्यापक वन्य जीव सुरक्षा कानून है ये, वन्य जीव सुरक्षा कानून। अब मैं आपको अंतर बता देता हूं। देखो, जब कोई भी कानून बनता है और आपने उस कानून का उल्लंघन किया, मतलब कानून में कुछ दे रखा है और आप उस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उस कानून के उल्लंघन के संदर्भ में आपको सजा होती है। तो इसलिए अब ये जो भी इसमें लिखा हुआ है, ये हवा हवाई नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने इसका उल्लंघन किया, इसमें लिखा है कि आपको वन्य जीवों की रक्षा करनी है, उनका शिकार नहीं करना, और शिकार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है वो भी बताया गया है, लेकिन ऐसे कुछ एक्टिविटी करते हुए आप पाए जाते हैं, तो बड़ा स्वाभाविक होता है कि फिर उसको कानून के तहत आपको भैया जेल दी जाएगी, आपको जेल होगी, है ना। तो 1972 में देश का पहला व्यापक वन्य जीव कानून प्रस्तुत किया गया। मतलब अब लीगली हमने इसके लिए प्रयास किया। पहला व्यापक वन्य जीव, ठीक है, कानून प्रस्तुत किया गया, वन्य जीव सुरक्षा कानून, देश का पहला, 1972 में ये हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर 1972 में ये हुआ। अब सरकार जो थी वो बहुत ज्यादा जागरूक थी मेरे प्यारे बच्चे, मतलब बहुत ही ज्यादा संवेदनशील थी इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि पूरे विश्व में इसके लिए प्रयास हो रहे थे। अब जो वाइल्ड लाइफ था, वाइल्ड लाइफ एक्चुअली समझना मेरे प्यारे बच्चे, जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, स्टेट लिस्ट का। आपने संविधान में पढ़ा होगा, संविधान में 7वीं अनुसूची है, और संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषयों पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य की विधायिका कानून बनाती है, समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं, और दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में किसी भी प्रकार का कोई भी गतिरोध है तो ऐसी स्थिति में जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून है वो मान्य होता है। हम सब, बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। तो वाइल्ड लाइफ स्टेट लिस्ट था, स्टेट लिस्ट में शामिल था। अब स्टेट लिस्ट में शामिल था तो राज्य जो थे वो बहुत ढीले ढाले थे, लेकिन राज्य कुछ महत्वपूर्ण प्रयास कर नहीं रहे थे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, और अंतरराष्ट्रीय प्रेशर था हमारे ऊपर कि भाई इस दिशा में हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 में। ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। लेकिन इस संविधान संशोधन से हमने क्या किया कि हमने वाइल्ड लाइफ को, समझना मेरे प्यारे बच्चे, हमने वाइल्ड लाइफ को स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया। मतलब हमने इसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया, राज्य सूची से हटाकर। अब जब समवर्ती सूची में शामिल कर दिया तो अब इस पर संसद भी कानून बना सकती है, इस विषय पर हमारे लिए पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है,
और इस विषय पर जो राज्य का विधानमंडल है वह भी कानून बना सकता है। इस विषय पर जो राज्य का विधानमंडल है वह भी कानून बना सकता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर भी अब इस विषय पर कानून बना सकती हैं। स्टेट लेजिस्लेचर भी इस विषय पर कानून बना सकती हैं। ठीक है, क्यों संसद को कानून बनाने की शक्ति क्यों दी गई? क्योंकि ये बहुत, ठीक है, सेंसिटिव विषय था और राज्य कुछ कर नहीं रहे थे इस दिशा में। लेकिन राज्य बस ऐसे ही ढीले फीले पड़े हुए थे, तो भाई ऐसे ढीले फीले पड़ने से थोड़ी नहीं काम चलेगा। तो इसलिए इसको हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची में शामिल किया। अब समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया है, आप लोग पॉलिटी पढ़े हो, कि अगर दोनों के बनाए गए कानूनों में किसी भी तरह का कोई भी मतभेद है, दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में किसी भी तरह का कोई भी गतिरोध है, तो ऐसी स्थिति में किसका कानून मान्य होगा? संसद का कानून मान्य होगा। संसद का कानून मान्य होगा। वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद अगला साल आता है साल 2006। साल 2006 इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। साल 2006 आया, 2006 आया। जी मेरे प्यारे बच्चे, जी अब साल 2006 आया। इस साल 2006 में हमने क्या किया कि टाइगर का कंजर्वेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुविधा थी। हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें किसी भी स्थिति में टाइगर कंजर्वेशन करना है। ठीक है, क्योंकि पूरे विश्व में ही, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में टाइगर्स की संख्या बहुत तेजी से घट रही थी। और अगर ऐसे ही टाइगर्स की संख्या घटती रही तो एक ऐसा दिन आएगा, है ना, कि टाइगर जैसी, ठीक है, प्रजाति जो कि बहुत समृद्ध प्रजाति है, बहुत रिच प्रजाति है, वो तो भैया विलुप्त हो जाएंगे। तो पूरे विश्व में प्रयास चल रहे थे टाइगर को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, उनको सिक्योरिटी देने के लिए, उनके शिकार को रोकने के लिए। तो इसलिए भारत में भी इस तरह का प्रयास किया गया। अब भारत में यह हुआ कि 2006 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, ठीक है, WPA प्रोटेक्शन एक्ट या कंजर्वेशन एक्ट आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, 1972, इसमें एक संशोधन किया गया, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। और इस संशोधन के तहत हमने NTCA की स्थापना की। ठीक है ना, NTCA मतलब ये एक नेशनल अथॉरिटी है फॉर टाइगर कंजर्वेशन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, ठीक है ना, प्राधिकरण, इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन कंजर्वेशन अथॉरिटी। अथॉरिटी, अब देखो एक बात ध्यान रखना है, हमने इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, ठीक है, हमने अथॉरिटी बनाई। अथॉरिटी क्यों बनाई? क्योंकि अथॉरिटी के पास लीगल पावर होती है कि वो इसके लिए दंड का निर्धारण कर सकती है, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करवा सकती है न्यायालय में। तो कुल मिलाकर जो ना एक अथॉरिटी हमने बनाई, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। अब इसका उद्देश्य क्या है कि बाघ को कानूनी रूप से, ठीक है, मतलब इस प्राधिकरण को हमने एक लीगल पावर दी, वैधानिक शक्ति दी हमने इसको, हमने इस संस्था को वैधानिक शक्ति दी। वैधानिक शक्ति का मतलब है हमने इसको लीगल पावर दी, वैधानिक शक्ति दी। वैधानिक शक्ति किसके लिए दी हमने? बाघों के संरक्षण हेतु, संरक्षण हेतु उचित कदम उठाए जा सके बेटा, उचित कदम उठाए जा सके। बाघों के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जा सके, तो इसलिए हमने इसको बाकायदा वैधानिक शक्ति दी कि भाई आपको जो ना लीगली इस संबंध में प्रयास करना है, ऊपर ऊपर से हवाबाई नहीं चलेगा। ये बात आई समझ में? अब इसमें एक लेटेस्ट जो संशोधन किया है हमने, वह सन 2022 में किया है।
2022 के आंकड़ों को, उसके बाद के आंकड़े को हम एक साथ लेकर आएंगे, है ना। तो 2022 में, खैर 2022 के बाद ऐसा कोई संशोधन इसमें हुआ भी नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में, ठीक है, एक अमेंडमेंट हमने किया जिसको हम 2022 अमेंडमेंट बोलते हैं। 2022 का अमेंडमेंट बोलते हैं, 2022 का संशोधन बोलते हैं। इस 2022 के संशोधन में हमने ये किया मेरे प्यारे बच्चे, कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय मानक हैं, जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, वह सभी हमने भारत में लागू कर दिए। मतलब बाघों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, कानून हैं, स्पेशली जो ट्रेड कानून है, कि हम जंगली जीव जंतुओं की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, उनके अंगों की तस्करी नहीं कर सकते, तो ऐसे जो भी कानून है ना, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मानकों का घरेलू कानूनों में विलय कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मानकों का व्यापार मानक, इसको कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड, आईटीएस। इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड्स का, ठीक ना, भारतीय कानूनों में विलय कर दिया गया। कानूनों में विलय, हमने पूरे विश्व के स्तर पर यह बताया कि देखो, हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए, हम वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी के लिए कितने ज्यादा सीरियस हैं। और वास्तव में यार, ठीक है, ये हमारे सीरियसनेस को दिखाता है, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इस बात को प्रूव करता है कि हमने जितने भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मानक थे, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन स्टैंडर्ड जो भी थे, उन सभी का अपने भारतीय कानूनों में विलय कर दिया। मतलब अब, ठीक है, जिसके भी अंग की कोई भी जानवर है, जैसे हाथी दांत की बहुत ज्यादा स्मगलिंग की जाती थी, है ना, ऐसे बहुत सारी चमड़ी वगैरह की स्मगलिंग की जाती थी, हंटिंग की जाती थी, वो सारी चीजें जो इंटरनेशनल लेवल पर लागू की गई हैं, उन सारी चीजों को हमने भारतीय स्तर पर भी लागू कर दिया। तो ये है भैया, जो अभी तक एक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं, उसी क्रम में ये प्रयास मैंने आपको बताए। सबसे पहले 1887 में कि हमें रिप्रोडक्टिव पीरियड में, प्रजनन काल में पक्षियों के शिकार पर रोक लगानी है। फिर इसके बाद 1912 में हमने विस्तार कर दिया कि प्रजनन काल में अब पक्षी नहीं, बल्कि हमें जानवरों के शिकार पर भी प्रतिबंध लगाना, 1912 में। फिर 1935 में हम एक्सटेंशन लेकर आए इसी का, वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट का। 1935 में हमने अधिक से अधिक प्रजातियों को इनके संरक्षण के दायरे में ला दिया, बाकायदा एक लिस्ट बना दी कि भाई इन प्रजातियों में, देखिए जो प्रजातियां यहां पर दे रखी हैं, उन प्रजातियों का किसी भी स्थिति में, इन प्रजातियों का किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से कोई भी, देखिए उनकी हंटिंग वगैरह, उनका शिकार वगैरह नहीं किया जा सकता, उसके शिकार पर हमने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1972 में एक कानून आ गया इस संबंध में, एक पहली बार एक कानून बनाया गया, देश का पहला एक्सटेंसिव और एक्सक्लूसिव लीगल राइट था, जो एक संस्था के पास था, जो संस्था बनी थी, और वे वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में, उनके संवर्धन की दिशा में कानूनी रूप से लोगों को दंडित कर सकती थी। देखिए, इसके लिए एक कानून बनाया गया 1972 में। फिर 42वें संविधान संशोधन से हमारी सीरियसनेस को एक चीज दिखाती है कि हमने स्टेट लिस्ट से समवर्ती सूची में वाइल्ड लाइफ को डाल दिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को इसमें हमने डाल दिया, जिससे कि अब संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकती है। क्योंकि राज्य जो है ना, बहुत ज्यादा इस मामले में, ठीक, अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, बहुत ढीले ढाले पड़ रहे थे, तो इसलिए फिर संसद ने कहा कि हम कानून बनाकर हम इस दिशा में काम करेंगे। फिर 2006 में एनटीसीए बना, राष्ट्रीय बाघ, ठीक है ना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में बनी। अब बाघों की जो गणना होती है मेरे प्यारे बच्चे, वो यही संस्था करती है, एनटीसीए। एनटीसीए ही बताएगी, ठीक है, बाघों के बारे में, ठीक है, सारी जो भी है वो सब एनटीसीए के द्वारा की जाती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, अब 2022 में एक अमेंडमेंट हुआ डब्ल्यूपीए 1972 में, और हमने जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड थे, देखिए वो सभी भारतीय कानूनों में विलय कर दिए। मतलब अब भारतीय कानून इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड्स के आधार पर चलेंगे। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड्स है, हमने उन्हीं को भारतीय संदर्भ में लागू भी कर दिया। ये बात है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, इसे देखते हैं सबसे पहले। इसमें जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है,
1972, 1972। अब ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 है, सब लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, ठीक है ना, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये कानूनी प्रावधान है मेरे प्यारे बच्चे, एक लीगल, ठीक है, प्रोविजन है, इसको कानून के तहत संरक्षण प्राप्त है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट को। तो नंबर फर्स्ट आपको ये बात ध्यान रखना है कि दिस इज अ लीगल प्रोहिबिशन, लीगल प्रोविजन, माफ करना, प्रोविजन, लीगल प्रोविजन मतलब ये एक वैधानिक कानूनी प्रावधान है, प्रावधान है मतलब इसमें जितनी भी धाराएं हैं, आप समझना मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जितनी भी धाराएं हैं, अगर मैं इनमें से किसी एक धारा का उल्लंघन करता हूं तो उस धारा के तहत जो दंड दिया जाएगा मैं फिर उसका भागी होऊंगा, ठीक है, फिर मुझको न्यायालय सजा सुनाएगी और वो मुझे काटनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चे, है ना। चलिए, अब इसमें टोटल आपको ध्यान रखना है कि इसमें 7 अध्याय हैं, ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं इसमें, बहुत महत्वपूर्ण है। केवल मैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें ही कराऊंगा। हालांकि एक आपका फॉरेस्ट ऑफिसर करके एक एग्जाम होता है, आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का भी एग्जाम आपका हुआ था, यूपी ट्रिपल एससी ने ही कराया था, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का आई थिंक। वन दरोगा भर्ती आपकी हुई थी, तो आप देखना वन दरोगा भर्ती में, ठीक है, मतलब मैंने सबसे ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाए, ठीक है, तब मैं अपना एक प्लेटफॉर्म था मेरा डीएसजी करके, तो तब मैं वहां पर पढ़ाता था, सबसे ज्यादा हमने स्टूडेंट पढ़ाए, और उसमें ये जितने भी एक्ट थे ये बहुत विस्तार से अंदर तक गहरा के, ठीक, हमने पढ़ाए, क्योंकि वहां पर केवल 100 नंबर में यही पूछा जाना था। आपके यहाँ में इतना विस्तार से नहीं पढ़ाना, मतलब पढ़ाना तो है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो सभी इसके लेकर चल रहे हैं, क्योंकि और भी इसमें विषय हैं, तो यहां से कितना ही डिटेल और कितना ही डीप पूछ लेगा, है ना जी, ठीक है। तो इसमें टोटल 7 अध्याय हैं, 7 चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चे, और इसमें 66 धाराएं हैं, ठीक है, 66 अपेंडिक्स हैं, इसमें 66 धाराएं हैं, 7 अध्याय और 66 धाराएं हैं इसमें, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, 7 अध्याय 66 धारा, ठीक है। अब यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी धारा 2, अपेंडिक्स 2, धारा 2, धारा 2 में परिभाषित किया गया है कि वाइल्ड लाइफ से आप क्या समझते हैं। मैं आप ही से पूछ लूं कि वाइल्ड लाइफ क्या है ना, तो आप कहेंगे सब वाइल्ड लाइफ के अंदर कुत्ता शामिल है, बिल्ली शामिल है, क्या पता कि ना शामिल हो कुत्ता और बिल्ली वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत। आप कहने लगे सर मछली भी शामिल है, क्या पता कि मछली इसमें शामिल ना हो। तो वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन धारा 2 में वाइल्ड लाइफ को, मतलब वन्य जीव को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है, वन्य जीव को परिभाषित किया गया है कि वन्य जीव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, वन्य जीव को परिभाषित किया गया है इसके अंतर्गत, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। धारा 2 में वन्य जीव को परिभाषित किया गया है, तो वन्य जीव के अंतर्गत आते कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चे, ये हमें ध्यान रखना है। तो वन्य जीव में जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, वो शामिल हैं, स्तनधारी तो इसमें शामिल है ही, मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। अगेन रिपीट, अगेन रिपीट, जितने भी स्तनधारी हैं, ठीक है, वो सभी इसमें शामिल हैं। स्तनधारी मतलब जो जो बेटा, देखिए, जंगलों में रहते हैं, जो वनों में रहते हैं, वो स्तनधारी। हाथी हो गया, स्तनधारी है हाथी, बाघ हो गया, स्तनधारी है, शेर हो गया, स्तनधारी है, ठीक है ना, आपका ऑक्स हो गया, ठीक है, स्तनधारी है, फॉक्स हो गया, स्तनधारी है, वोल्फ हो गया, स्तनधारी है। तो जितने भी स्तनधारी जो वनों में रहते हैं वो तो इसके अंतर्गत शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा वीज, मधुमक्खियां भी इसमें शामिल हैं। जी हाँ, आप मधुमक्खियों का भी शिकार नहीं कर सकते। एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर कल तक आपको लगता है कि आप मधुमक्खियों को शिकार कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बेटा नहीं कर सकते। मधुमक्खियां तो छोड़ो, आप तितलियों का भी शिकार नहीं कर सकते, आप तितलियों को भी नहीं मार सकते,
तितलियां भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। और तो और छोड़ो, आप मछलियों को भी नहीं मार सकते, मछलियां। फिर आप कहेंगे लोग सर मछली मारते हैं, मछली पकाते हैं, ये सारी चीजें हैं। देखिए वो मत्स्य पालन है, वो अगली परिभाषा है मत्स्य पालन की, कि आप ऐसा फिशरी इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, मत्स्य उद्योग के लिए कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मछलियों को भी नहीं मार सकते। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, जितने भी कीट पतंग हैं, कीट पतंग, इंसेक्ट्स, आप उनको भी नहीं मार सकते, इंसेक्ट्स भी इसके अंतर्गत शामिल है। सबसे दिलचस्प बात है, और ये प्रश्न पूछा गया था आपकी बंद दरोगा में, कि इंसेक्ट्स भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। प्लस जितनी भी जलीय और स्थलीय वनस्पतियां हैं वो भी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत शामिल हैं। जलीय मतलब एक्वाटिक, एक्वाटिक जलीय एवं स्थलीय वनस्पतियां, स्थलीय वनस्पतियां, वेजिटेशंस, वे सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं, सभी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डों को ये बात समझ में आ रही है भैया? ठीक है, जितने भी हमारे हैं, ठीक है, सारे मेरे भाई स्तनधारी मैमल शामिल हैं। उन मैमल्स में मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, मछलियां, कीट पतंग हैं। ठीक है, जितने भी जलीय और स्थलीय वनस्पतियां हैं वह सभी इसमें शामिल हैं, वो सभी शामिल हैं। चलिए ठीक है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि शिकार का मतलब क्या है। शिकार मीन्स आपका होता है हंटिंग। कि भाई हंटिंग का मतलब क्या होता है, हंटिंग क्या होता है, एनिमल आर्टिकल क्या होता है, और एक चीज होती है ट्रॉफी। ये तीन चीज पूछी जाती हैं। ठीक है, ये तीन चीजें बहुत पूछी जाती हैं कि हंटिंग, आप हंटिंग के अंतर्गत किस किस को शामिल करते हो। ठीक है, आपको लगेगा हंटिंग का मतलब होता है कि साहब, ठीक है, तीर फीर से मारना, गोली फोली से मारना, क्या यही हंटिंग का मतलब होता है? तो मैं आपको बताऊंगा कि हंटिंग आज तक जो आप सोचते रहे, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा वो व्यापक है। हंटिंग को समझाऊंगा, ट्रॉफी को समझाऊंगा, और एनिमल आर्टिकल को समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर बताने जा रहा हूं हंटिंग क्या है। बस एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, बाकी का बहुत धीरे धीरे आराम से इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं। एक बार प्लीज रिवीजन कर लेना मेरे पढ़ाने के बाद, है ना। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, हंटिंग। हंटिंग, हंटिंग को हम लोग कहेंगे शिकार। तो शिकार को परिभाषित किया गया है धारा 2 में, आर्टिकल 2 में, या अपेंडिक्स 2 में, और धारा 2 का सब क्लॉज है 16। क्या है? धारा 2 का सब क्लॉज है 16। शिकार, शिकार में बेटा आप किसी भी जानवर को, किसी भी वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड लाइफ को, किसी भी जानवर को आप मारते हैं, मारना। आ रही है बात समझ में? हंटिंग शिकार धारा 216 में है, किसी भी जानवर को आप मारते हैं या फिर आप उसको जहर देते हैं, जहर देना, जहर देना। जैसे गांव में अक्सर लोग क्या करते हैं, तो किसी ने मछली पालन किया गांव में, किसी तालाब में कोई मछली पालन कर रहा है, तो गांव में तुमने देखे चिड़ैले तो होते ही हैं, बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उसमें, उस तालाब में जहर मिला देते हैं, और बेचारी मछलियां मर जाती हैं। हमारे गांव में ऐसी एक व्यक्ति ने किया, उसका बहुत अच्छा चल गया। देखिए डेली के डेली वहां से दो तीन जो है आपकी जो बड़ी बड़ी मेटाडोर होती थी वो जाती थी। उसने बहुत बड़े तालाब में किया था, ग्राम सभा का ही तालाब था, उसने अनुमति ले ली थी वहां पे सचिव वगैरह से। बहुत अच्छा कि अब लोगों को जलन हुई कि यार ये तो ऐसे यार, देखिए पैसे वाला बन जाएगा। तो देखो अब सोच के देखो, कोई पैसे वाला ना बने तो इंसान किस हद तक पहुंच जाता है, आप ही बात सोचो। तो इसमें जहर देना, इसमें किसी भी जानवर को फंसाना, फंदा लगाना। ठीक है, हमने देखा है ना, फंदा लगा देते हैं, तो बेटा ऐसे ही। ठीक है, इसमें किसी भी जानवर को फंसाना, पकड़ना या पकड़ने का प्रयास करना, पकड़ना या पकड़ने का प्रयास करना, ये सब शामिल है। तो कल तक आपको लगता है कि केवल मारना, नहीं। कल तक आपको लगता है केवल मारना, नहीं बेटा। मारना, जहर देना, फंसाना, पकड़ना, या पकड़ने का आप प्रयास भी कर रहे हैं तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त बच्चे,
इसके अतिरिक्त जो भी जंगली जीव हैं, ये तो हो गया जानवर। जानवर या जंगली जीव बात एक ही होती है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे सरीसृप, रेप्टाइल्स। सरीसृप का मतलब होता है बेटा रेप्टाइल्स। जैसे कि आपका, ठीक है, सांप हो गया, सांप क्या है, सरीसृप है। सांप आपका रेप्टाइल्स है। तो आप किसी भी रेप्टाइल्स के अंडों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी भी पक्षी के अंडों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सरीसृप या पक्षी, बर्ड्स, बर्ड्स उनके अंडों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो समझना मेरे प्यारे बच्चे, अंडों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा होता है ना, कंकड़ पत्थर मार देते हैं हम लोग। आप देखते होंगे कंकड़ पत्थर मार देते हैं लोग, बच्चे। तो आप उनके अंडों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी भी तरह का आप नुकसान पहुंचा रही सही, लेकिन आप उनके अंडों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक सेकंड। हाँ भाई बोलो। हाँ, मतलब जो क्वेश्चंस भेजे हैं मैंने 30, वो सारे होने हैं, ठीक है ना, और उससे ऊपर दोनों पीडीएफ वो समराइज कर देनी है, वो भी होनी है। हाँ हाँ, एक, हाँ एक ही में कर दीजिए प्लीज प्लीज। मैं क्लास में हूँ भैया, मैं क्लास में हूँ मैं। हाँ जी 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 जी, सब होना है। चलो, टाइपिस्ट थे हमारे, वो अगली क्लास की पूछ रहे थे कि सर क्या। तो जंगली जीव, सरीसृप, रेप्टाइल्स या पक्षी, उनके अंडों को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, इतना ही नहीं, कुछ लोग क्या कहते हैं, अंडों नहीं, उनके घोंसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यदि आप उनके घोंसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेस्ट, उनको भी अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो भी नुकसान, तो वो भी बेटा शिकार के अंतर्गत आएगा मेरे प्यारे बाबू, वो भी शिकार के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान रखना, कल तक आप अगर ये जानते थे कि हंटिंग, शिकार, शिकार का मतलब केवल मारना है, नहीं, ठीक है, मारने से कहीं ज्यादा। और आपने गौतम बुद्ध साहब, महात्मा बुद्ध साहब की एक कहानी सुनी होगी कि उनके चचेरे भाई ने, ठीक है, एक सारस को मार दिया, वो उसे बचाने पहुंचे, पानी पिलाने, तो उन्होंने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो हंटिंग, शिकार, धारा 2 क्लॉज 16 में है शिकार। इसके अंतर्गत आप किसी भी जानवर को मारते हैं, जहर देना, फंसाना, पकड़ना या पकड़ने का आप प्रयास करते हैं। आप किसी भी जंगली जीव, ठीक है, या जानवर जिसमें सरीसृप, रेप्टाइल्स और वर्ड्स भी शामिल हैं, अगर आप उनके अंडों को नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी तरह का, या फिर मान के चलिए बच्चे आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप उनके घोंसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो घोंसलों को नुकसान पहुंचाने से भी उनके अंडों को नुकसान होगा। तो ये सब शिकार की कैटेगरी में आएगा, और अगर ये शिकार की कैटेगरी में आएगा, तो फिर इसके अंतर्गत बच्चे आपको जो भी सजा का प्रावधान है, वो सजा भुगतने के लिए आपको तैयार रहना है। जी, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे एनिमल आर्टिकल। एनिमल आर्टिकल, एनिमल आर्टिकल मतलब, एनिमल आर्टिकल का मतलब है कि इसका ट्रेड नहीं हो सकता। एनिमल आर्टिकल का ट्रेड नहीं हो सकता, बस इतना आप समझना, ट्रेड नहीं हो सकता। जो भी एनिमल आर्टिकल में शामिल है, ठीक है, जो भी एनिमल आर्टिकल में शामिल है मेरे प्यारे बच्चे, एनिमल आर्टिकल का ट्रेड नहीं हो सकता। लेकिन इसका अपवाद है वर्मिन को छोड़कर। अब ये वर्मिन क्या होता है, वर्मिन भी मैं आपको समझाऊंगा। इसका अपवाद है वर्मिन को छोड़कर, है ना बाबू, इसका अपवाद है वर्मिन को छोड़कर। वर्मिन का मतलब ये होता है कि बच्चे, सरकार कभी कभी क्या करती है, किसी विशेष जीव वगैरह को, ठीक है, आर्टिकल, एनिमल आर्टिकल की कैटेगरी से अलग हटाकर वर्मिन की कैटेगरी में डाल देती है, ठीक है, उसको एनिमल या वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी से हटाकर किसी भी जीव जंतु को, सरकार कभी कभी किसी भी जीव जंतु को उस कैटेगरी से हटाकर वर्मिन की कैटेगरी में डाल देती है। जब उसको बर्मिन की कैटेगरी में डाला जाएगा, तो फिर उसका शिकार किया जा सकता है, माफ कीजिएगा, अगर बर्मिन की कैटेगरी में डाला जाएगा, तो बर्मिन की कैटेगरी में डालने के बाद शिकार किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे कोई गंभीर बीमारी फैली हुई है,
और इस गंभीर बीमारी फैलने के लिए, ठीक है, लोग लगातार मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई एक जीव है, किसी एक जीव से हमें कोई केमिकल मिलता है, और उस केमिकल का यूज करने से दवाओं में या फिर वैक्सीन्स में इंसानों की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, तो हम उस जीव को वर्मिन की कैटेगरी में शामिल कर देंगे। और जब हम उसको वर्मिन की कैटेगरी में शामिल कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है, फिर उसका शिकार किया जा सकता है, फिर उसका ट्रेड किया जा सकता है। जी, बात समझ में आ रही है? तो एनिमल आर्टिकल, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, एनिमल आर्टिकल मतलब इसका ट्रेड नहीं किया जा सकता। एनिमल आर्टिकल में ये बात ध्यान रखना, एनिमल आर्टिकल में हम इसका ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए, इसमें अपवाद क्या है, बर्मिन को छोड़कर हम बर्मिन का ट्रेड कर सकते हैं। तो एनिमल आर्टिकल में मेरे प्यारे बच्चे क्या क्या आता है? तो किसी भी, ठीक है ना, वस्तु के निर्माण में जानवर के शरीर का कोई भी हिस्सा उपयोग किया जाता है तो वह श्रेणी में आता है। ठीक है, किसी भी वस्तु के निर्माण में, किसी भी वस्तु के निर्माण में जानवर के शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी हिस्सा प्रयोग किया जाता है तो वो इस कैटेगरी में आता है। प्रयोग किया जाता है तो वो इस कैटेगरी में आता है। अभी आप इसमें थोड़े से कंफ्यूज होंगे, मैं समझा दूंगा। तो वो इस कैटेगरी में आता है, तो वह श्रेणी में आता है ना। बस 1 मिनट में लिख के अलग हो जाता है। वह श्रेणी में आता है, फिर से समझेंगे, फिर से समझाता हूं। किसी भी वस्तु के निर्माण में जानवर के शरीर का कोई भी हिस्सा प्रयोग किया जाता है तो वह एनिमल आर्टिकल है। वो क्या है? एनिमल आर्टिकल। इसमें वर्मिन, वर्मिन क्या है मैंने बता दिया। वर्मिन का मतलब होता है कि भाई कोई भी ऐसा जीव जंतु जिसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, वो वर्मिन कहेंगे। ऐसा कोई भी जीव जंतु जिसका प्रयोग किया जा रहा है कोई दवाई बनाने में, कोई केमिकल बनाने में, ठीक है, मानव के लिए वो बेनिफिशियल है उसका मरना, तो फिर उसका शिकार वगैरह हो सकता है। ठीक है, उसका शिकार वगैरह लोग कर सकते हैं, उसको वर्मिन कहते हैं। अब एनिमल आर्टिकल का भी ट्रेड नहीं हो सकता। मैंने बताया कि सर एनिमल आर्टिकल का ट्रेड नहीं हो सकता, वर्मिन का ट्रेड हो सकता है। किसी भी वस्तु के निर्माण में जानवर के शरीर का कोई भी हिस्सा प्रयोग किया जाता है तो इस श्रेणी में आता है। तो मतलब आप कहेंगे कि सर ट्रेड नहीं हो सकता, बिल्कुल ट्रेड नहीं हो सकता। ट्रेड नहीं हो सकता, ना उसका शिकार हो सकता उस अंग का। आप नहीं कर सकते, कौन करेगी? सरकार करेगी। ठीक है, एनिमल आर्टिकल का यूज हमेशा सरकार करेगी। सरकार इसको ठेके पर देगी, अपने ठेकेदारों के माध्यम से करवाएगी। और ठेकेदारों के पास, ठीक है, डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो वो इस तरह से उसका दोहन करते हैं, उस तरह से उसका बच्चे उस संसाधन का उपयोग करते हैं कि इससे जानवर की जान को कोई खतरा नहीं होता। केवल वही एनिमल आर्टिकल यूज किया जाता है, बाकी का जानवर सेफ रहता है। बाकी का जानवर सेफ रहेगा, केवल उसी एनिमल आर्टिकल का यूज किया जाएगा, बाकी का जानवर सेफ रहेगा। अगर हम तुम लोगों को इसकी परमिशन मिल जाए ट्रेड करने की, तो हमें थोड़ी ना इतना साइंटिफिक पता बच्चे, हम तो सीधे सीधे क्या करेंगे, मार देंगे उसको और उसके शरीर में से वो अंग निकाल कर उसको बेच देंगे। जी, क्लियर है? तो इसको एनिमल आर्टिकल हम लोग कहते हैं। एनिमल आर्टिकल का ट्रेड नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। कोई भी एनिमल आर्टिकल, तो इसमें किसी भी बंदी या जंगली जानवर, कोई भी बंदी या जंगली जानवर मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन बर्बिन को छोड़कर, लेकिन बर्बिन इसमें शामिल नहीं होता, उससे बनी हुई कोई भी वस्तु इसमें शामिल होती है। यदि किसी भी वस्तु के निर्माण में जानवर के शरीर का कोई भी हिस्सा यूज करते हैं तो फिर वो एनिमल आर्टिकल कहलाता है। एनिमल आर्टिकल पर, ठीक है, सरकार नियम और कानून बनाती है। ठीक है, हम लोग हंटिंग नहीं कर सकते, बस सिंपल सी बात है, एनिमल आर्टिकल। अगली चीज होती है ट्रॉफी। ट्रॉफी, इसको हिंदी में भी ट्रॉफी ही कहते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला आपका शब्द है कि भाई ट्रॉफी से आप क्या समझते हो, ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? तो जैसे कोई भी जानवर मर गया, इसमें मरा हुआ जानवर है, ठीक है, इसमें कोई भी बंदी है या जंगली जीव है, कोई भी बंदी जीव है या कोई भी जंगली जीव है, जंगली जीव, उसके शरीर का कोई भी हिस्सा अगर यूज में लाना है तो उस हिस्से को हम एनिमल आर्टिकल कहेंगे।
ठीक है, उसको हम एनिमल आर्टिकल कहेंगे। बंदी जीव या जंगली जीव के शरीर के किसी भी हिस्से को अगर हम यूज में ला रहे हैं तो हम एनिमल आर्टिकल करेंगे। लेकिन वो जो है ना, सरकार के द्वारा बच्चे, ठीक है, अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है उन्हीं, ठीक है, जीवों को आप कर सकते हैं, वो एनिमल आर्टिकल हैं। बाकी का आप जो है ना ट्रेड नहीं कर सकते, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड नहीं कर सकती, सरकार कर सकती है। और ना ही आप ऐसे जंगली जीव जंतुओं को मार सकते। जैसे सरकार ने कह दिया, कोई मान के चलिए वैक्सीन बन रही है और किसी वैक्सीन में, ठीक है, मेढक से वो वैक्सीन बन रही है, मेढक को मारने के बाद या मेढक के किसी शरीर का यूज करके, ठीक है, तो उस काम को सरकार, अब निजी व्यक्ति को दे दिया गया कि चलो ठीक है भाई, सबको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में, ठीक है, सब व्यवसाय करेंगे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के अंतर्गत सबको कोई भी वृत्ति व्यवसाय है। तो फिर लोग क्या करेंगे, ठीक है, लोग देखेंगे नाली फाली में मेढक को मारने लग जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा मेढक मारेंगे, और भैया तो धंधा ही चल जाएगा। क्योंकि वो जो कंपनियां जो वैक्सीन बना रही हैं, उनको सरकार से सस्ते दामों में मेढक मिल जाएंगे, अगर आदमी देगा तो मार मार के, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, ये एनिमल आर्टिकल। अब हम बात करेंगे ट्रॉफी। ट्रॉफी में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, मरा हुआ कोई भी जानवर है या फिर उसके शरीर का कोई भी हिस्सा, जिसको आपने प्राकृतिक रूप से या फिर किसी आर्टिफिशियल रूप से संरक्षित किया है। जीव मर चुका है, कोई भी मरा हुआ जीव है या उस जीव का कोई भी एक हिस्सा है, ठीक है, जिसको आपने प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से संरक्षित किया है, तो फिर आप उसे बेच सकते हैं, उसको ट्रॉफी करेंगे। लेकिन मृत शरीर के, मृत जानवर के शरीर का कोई भी हिस्सा है, जब वो जानवर मर गया है, आपने मारा नहीं है, वो नेचुरली वो जानवर मरा है, तो नेचुरली वो जानवर मर गया, तो मरने के बाद आपने उसको संरक्षित कर लिया, जैसे कि आप बेच सके, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये वाला अंग, इस जानवर का ये वाला अंग बिक जाता है, तो वो इसमें शामिल है। अब बहुत अच्छी बात बताऊं, दिलचस्प बात में है मेरे प्यारे बच्चे, कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी कॉम्ब जो होता है, वह भी ट्रॉफी की श्रेणी में आता है। मतलब अगर हनी कॉम्ब का छत्ता ट्रॉफी की श्रेणी में आता है, तो तभी आपने देखा होगा कि लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, और मधुमक्खी पालन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चे, जो हनी कॉम्ब होता है वो उससे हनी निकाल लेते हैं, क्योंकि ट्रॉफी, उसका व्यापार किया जा सकता है, तो ट्रॉफी का व्यापार किया जा सकता है, ट्रॉफी का ट्रेड किया जा सकता है, इसलिए लोग ट्रेड करते हैं। ट्रॉफी का ट्रेड किया जा सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ट्रॉफी का ट्रेड किया जा सकता है, इस पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया ट्रॉफी के ट्रेड पर। ट्रॉफी क्या होती है, मृत जानवर या उसके शरीर का कोई भी हिस्सा, मृत जानवर या उसके शरीर का कोई भी हिस्सा, ठीक है, कोई भी जानवर मर गया बच्चे, मरा हुआ है, या उसके शरीर का मेरे प्यारे बच्चे कोई भी हिस्सा है, जिसे कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से संरक्षित कर लिया है हमने, हम उसे बेच सकते हैं, जिसे हमने कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया है, संरक्षित किया है, ट्रॉफी कहलाता है, उसको ट्रॉफी कहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं, ट्रॉफी का ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि हंटिंग, एनिमल आर्टिकल और ट्रॉफी में क्या अंतर है। आप लिखेंगे मधुमक्खी का छत्ता ट्रॉफी के अंतर्गत आता है, मधुमक्खी का छत्ता ट्रॉफी के अंतर्गत आता है। ठीक है सर, अब आप बताएंगे, आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट। चलिए, यू पीपल इस ट्रेनिंग में वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू भैया। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।
ठीक है, कल थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। अभी तो आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा हमने ऊपर ऊपर से देखा, ठीक है, अभी हमने इतना देखा, और फिर कल थोड़ा सा और हम इसमें भीतर जाते हुए, ठीक है, आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।